हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यानी कि आंतरिक श्वसन के बारे में, ठीक ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा श्वसन जो होता है, मानव में श्वसन यानी कि दो प्रकार से होते हैं। मानव में श्वसन कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं बाह्य श्वसन और एक होते हैं आंतरिक श्वसन, जो कि आप लोगों को बाह्य श्वसन के बारे में पूरे डिटेल से आप लोगों को इसके पीछे के वीडियो में समझा दिया गया है। अगर जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं इन सारे वीडियो को, तो कृपया जा करके इन वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं आंतरिक श्वसन के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आंतरिक श्वसन के बारे में। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, बाह्य श्वसन में हम इसके पीछे क्या पढ़े थे, यही ना पढ़े थे कि जो बाह्य श्वसन जो होता है, हम जो वायुमंडल से सांस लेते हैं, जो हवा लेते हैं, वो हवा जो है हम नासा छिद्र, नासा गुहा, नासा कपाट और पीछे जो हम जाते हैं ग्रसनी भाग में, उसके बाद स्वर तंत्र में, उसके बाद कहाँ जाता है यानी कि ट्रैकिया, यानी कि जिसको हम श्वास नली बोलते हैं। ट्रैकिया के बाद जो पार्ट होता है हमारा घूम जाता है इस तरह, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको यानी कि ब्रोंकाई बोलते हैं। और इस ब्रोंकाई में इस तरह से यानी कि जो लंबा लंबा जो भाग रहता है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूलिस बोलते हैं। और इसके ऊपर गुच्छे के समान जो पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक यानी कि एल्वियली कहा जाता है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा हवा किस किस मार्ग से जाता है, नासा गुहा, नासा कपाट, उसके पीछे ग्रसनी के बाद आपका स्वर तंत्र के बाद ट्रैकिया के बाद जो घूम जाता है इस तरह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और इसके बाद जो इसमें डंडे के समान यानी कि जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलेस। और जो गुच्छे के समान जो होता है, उसको एल्वियली बोलते हैं। देखिए, बाह्य श्वसन यहाँ तक ही होता है, कहाँ तक, एल्वियली तक होता है, ठीक ना। और एल्वियली में क्या होते हैं, ब्लड होते हैं। और ब्लड में क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है। और वो हीमोग्लोबिन यहाँ से ऑक्सीजन को क्या करता है, पकड़ करके और कहाँ पहुंचाता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ठीक ना। और कोशिका में जाकर के क्रेब्स चक्र चलता है, और जो कि 38 एटीपी मिल करके 38 एटीपी मिलकर क्या बनाती है, ऊर्जा बनाती है, जिसके चलते हमारे शरीर जो है अपने प्रयोग में लाता है। समझ रहे ना बातों को। तो हम आज यही जानने वाले हैं आंतरिक श्वसन के बारे में पूरे डिटेल से, कि किस तरह से आंतरिक श्वसन में जो कोशिकाएं हैं अपना ऊर्जा बनाती है, ठीक ना। तो चलिए हम बात करते हैं आंतरिक श्वसन के बारे में पूरे डिटेल से। देखिए, आंतरिक श्वसन जो होता है कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है, कोशिका में होता है, ठीक ना, यानी कि कोशिका में, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ पर, कोशिका में। आंतरिक श्वसन कहाँ होता है, कोशिका में। किसके उपस्थिति में होता है, सबसे ज्यादा कौन भूमिका निभाता है इसमें, तो हीमोग्लोबिन निभाता है। कौन निभाता है जी, हीमोग्लोबिन, जिसको एचबी से जाना जाता है। समझ रहे ना। अब जैसे कि देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है एल्वियली वाले भाग में, वहां से क्या चीज को उठाता है, यानी कि ऑक्सीजन को उठाता है। क्या चीज को उठाता है, ऑक्सीजन को। अगर सोचिए कि अगर एल्वियली यानी कि फेफड़ा में, यानी कि अगर हीमोग्लोबिन ब्लड में नहीं उपस्थित होता तो ऑक्सीजन को नहीं पकड़ता, ऑक्सीजन को कोशिका के पास नहीं लेकर के जाता, तो कोशिका श्वसन कहाँ से हो पाता, नहीं हो पाता, ठीक ना। और फेफड़ा जो है एक प्रकार का देखा जाए तो केवल श्वसन अंग का एक पार्ट होता है, यानी कि केवल सांस लेने में मदद करता है, लेकिन पूर्ण रूप से ये श्वसन की क्रिया को पूरा नहीं करता फेफड़ा, ठीक ना। केवल क्या करता है, इसका काम होता है कि बाहरी वातावरण से जितने भी गैसें हैं उसको क्या करना, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेना, और फिर ऑक्सीजन को उसमें से क्या कर देना, छांट देना, जिसके चलते हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है, वहां से पकड़ करके और कोशिकाओं तक लेकर चला जाता है। समझ रहे ना बात को। तो हीमोग्लोबिन देखा जाए तो श्वसन की क्रिया में कुछ ज्यादा ही भूमिका निभाते हैं। अगर आप ही सोच सकते हैं इसके बारे में कि अगर मान लीजिए कि हम ऑक्सीजन लिया और एल्वियली वाले भाग में जाकर के वहां पर रुक गया, क्या, ऑक्सीजन। अब वहां से कोई तो होना चाहिए ना लेकर के जाने के लिए कोशिका के पास, तो उसको लेकर के जाता है कौन, हीमोग्लोबिन। समझ रहे हैं ना। जहां तक बात किया जाए हीमोग्लोबिन के बारे में, तो देखिए, प्रति यानी कि 15 ग्राम यानी कि 15 ग्राम ब्लड में 100 मिली जो होता है, कितना मिली, 100 मिली जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य में यानी कि 15 ग्राम ब्लड में कितना, 100 मिली जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। समझ रहे ना बात को। जिन व्यक्तियों में अगर हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, ठीक ना। क्या प्रॉब्लम होगा कि जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो बताइए कि ऑक्सीजन को भी कम ही ले जाएगा। जब ऑक्सीजन को कम लेकर जाएगा
तो कोशिका में जब ऑक्सीजन ले जाएगा तो वहां पर भी जो क्रेब्स साइकिल चलेगी, जो क्रेब्स चक्र चलेगी वो भी कम ही चलेगी, और जब क्रेब्स चक्र कम चलेगी तो ऊर्जा भी कम ही बनेगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए, तो इसीलिए हीमोग्लोबिन का होना शरीर में बहुत ज़्यादा जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन लड़कियों में, चाहे किसी भी व्यक्ति में अगर हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो वो लोग जो होते हैं थोड़ा सा मलहुआए टाइप के रहते हैं, हमेशा मलहुआए रहते हैं, यानी कि उनको सही ढंग से शरीर जो है ऊर्जा नहीं दे पाता है और पढ़ाई लिखाई में भी उनको मन नहीं लगता है, ठीक ना। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक ना। तो कोशिका में हीमोग्लोबिन के ज़्यादा भूमिका रहता है क्या करने का, श्वसन की क्रिया को पूरा करने में, ठीक है। अब देखिए, कोशिका श्वसन में दो जगहों पर आपका क्या होता है, दो जगहों पर श्वसन होता है। कोशिका में दो जगहों पर श्वसन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका कोशिका हो गया, क्या हो गया, ये कोशिका हो गया, ये कोशिका हो गया, और कोशिका में दो जगहों पर होता है। एक होता है जीव द्रव, एक होता है आपका जीव द्रव, ठीक ना, और दूसरा का होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि दूसरा का आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि एक होता है जीव द्रव में और दूसरा का होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक ना। जैसे कि देखिए, ये हमारा कोशिका हो गया और ये कोशिका हो गया और इसमें होते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ये जो होते हैं हमारे जीव द्रव होते हैं, ठीक ना। तो पहला जो श्वसन होता है आपका जीव द्रव में होता है और दूसरा का जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक ना। जब ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के फेफड़ा से लेकर के इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ले आकर के छोड़ता है, समझ रहे हैं ना, किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ला करके छोड़ देता है। पहल का श्वसन जो होता है हमारा कहाँ होता है, जीव द्रव में होता है, यानी कि यहाँ पर होता है, ठीक ना, और यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि फेफड़ा से जो ऑक्सीजन आया हुआ होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जीव द्रव में नहीं होता है। तो जो जीव द्रव में जो श्वसन की क्रिया होता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसके चलते हम इसको अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है ऑक्सीजन होता है, क्योंकि फेफड़ा से जो हीमोग्लोबिन ब्लड ला करके छोड़ता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में छोड़ता है, तो इसमें जो होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या चीज की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो इसमें जो होने वाली जो श्वसन होता है ऑक्सी श्वसन होता है। कौन सा श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। देखिए फिर से समझिए इन बातों को कि जीव द्रव में होने वाली जो ऑक्सीजन की जो क्रियाएं होती हैं अनॉक्सी श्वसन होती है, क्योंकि इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक ना। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसके चलते हम क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना बातों को, चलिए हम आगे समझते हैं। देखिए जीव द्रव में जो होते हैं 4 एटीपी होता है। कितना एटीपी होता है, 4 एटीपी होते हैं, ठीक ना। जीव द्रव पहले से ही 4 एटीपी को बना करके रखता है, ठीक ना। आप सोचिएगा कि एटीपी क्या है, ठीक ना। एटीपी एक प्रकार का ऊर्जा ही होता है। क्या होता है, ऊर्जा होता है, ठीक है। एटीपी एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो कि ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करता है। तो ये जीव द्रव जो है, जीव द्रव में ये पहले वाले जो छोटी आंत से जो भोजन पचा करके जो ग्लूकोज बन करके आया था, इस जीव द्रव में ठहरा हुआ था। और यहाँ पर 4 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी, 4 एटीपी। और ये 4 एटीपी जो है यानी कि क्या करते हैं, कौन सी 2 + 2 यानी कि 4 एटीपी। ये 4 एटीपी जो होते हैं ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करते हैं। किसको तोड़ने में, ग्लूकोज को तोड़ने में। एटीपी आई क्या चीज को तोड़ने में मदद करता है, ग्लूकोज को। यानी कि फिर से समझिए इस बात को, ठीक ना, कि जीव द्रव में 4 एटीपी होते हैं। 4 एटीपी होते हैं और ये एटीपी जो है यानी कि ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ठीक ना। और इसमें से जो है 2 ही एटीपी जो होता है इस पुराने वाले जो ग्लूकोज को क्या करता है कि तोड़ देता है। समझ रहे हैं ना बात को, पुराने वाले ग्लूकोज के 2 एटीपी मिल करके क्या करता है, तोड़ देता है। तो ग्लूकोज के तोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ठीक ना, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। समझ रहे हैं बात को, चलिए हम फिर से इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए
जीव द्रव में होने वाले जो ऑक्सीजन की प्रक्रिया होता है उसको अनऑक्सिक श्वसन कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति के बिना होता है, ठीक ना। और इस जीव द्रव में आपको 4 एटीपी होते हैं, जो कि 2 ही एटीपी मिल करके जो पुराने वाले जो ग्लूकोज होते हैं उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ग्लूकोज के तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। देखिए किसी भी चीज को जब तोड़ते हैं तो कोई एक नया चीज बनता है, इसी तरह से यानी कि जब हमारा ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा, पाइरुविक एसिड बनेगा। क्या बनेगा जी, पाइरुविक एसिड बनेगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड। यानी कि जब ग्लूकोज टूटेगा, यानी कि 2 एटीपी मिल करके जब ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यानी कि पाइरुविक एसिड बनेगा। आप लोग याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना। ग्लूकोज के तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि ग्लाइकोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक ना। जब टूटेगा तो क्या बनेगा, पाइरुविक एसिड बनेगा। पाइरुविक एसिड कितने बनेंगे, तो 2 बनेंगे। कितने बनेंगे पाइरुविक एसिड, 2 बनेंगे, समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद ये 2 अणु होते हैं यानी कि पाइरुविक एसिड का, इसमें से एक अणु में यानी कि 2 पाइरुविक एसिड बनते हैं और इसमें से एक अणु में जो होते हैं यानी कि 38 एटीपी होते हैं, नहीं यानी कि इसमें 18 एटीपी होते हैं। कितने एटीपी, 18 एटीपी, ठीक ना। एक में 18 एटीपी, फिर दूसरकों में क्या होगा, 18 एटीपी ही बनेगा, ठीक ना। समझ रहे हैं ना। यानी कि 2 पाइरुविक एसिड होते हैं, एक में होता है 18 एटीपी और एक अणु में होता है 18 एटीपी। यानी कि 2 पाइरुविक एसिड बनते हैं जिनमें से एक में 18 एटीपी और दूसरा में भी 18 एटीपी ही बनते हैं, समझ ना। अब बताइए 18 कितना हुआ, 18 36 हुआ। कितना हुआ, 36 हुआ। कितना हो गया, 36 एटीपी हो गया। लेकिन माइक्रोकांडिया क्या कहता है कि जब तक मुझे 38 एटीपी नहीं मिलेगा, कितना एटीपी, 38 एटीपी, समझिए। यानी कि 36 एटीपी हो गया, समझ रहे ना। यानी कि एक का 18 गया, है ना, एक का कितना गया, 18 एटीपी गया और दूसरा का भी 18 एटीपी गया। दोनों मिलकर के कितना एटीपी हो गया, यानी कि 36 एटीपी हो गया। कितना एटीपी हुआ, 36 एटीपी हुआ। लेकिन माइक्रोकांडिया कहता है कि जब तक मुझे 38 एटीपी नहीं मिलेगा तब तक मैं ऊर्जा बनाऊंगा ही नहीं। अब देखिए 18 गया यहाँ से एक अणु, फिर इसके पास से 18 गया, 38 इसको चाहिए। फिर यहाँ से क्या करता है, क्या यहाँ पर देखिए 2 एटीपी उभरा हुआ है, क्योंकि 4 एटीपी जीव द्रव में बनते हैं जिसमें से 2 ही एटीपी मिल करके और क्या करते हैं, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ देते हैं। 2 एटीपी यहाँ पर फायदा हुआ रहता है। यही 2 एटीपी जो है हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, यही 2 एटीपी इससे मांग लेगा और 2 एटीपी मिल करके और क्या हो जाएगा, 38 एटीपी, है ना, हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा। जिसके चलते ये माइक्रोकांडिया जो है अपना ऑक्सीजन की उपस्थिति में 38 एटीपी मिल करके और बना देगा, जिसको क्या बनाएगा, तो ग्लूकोज बनाएगा। ये भी क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, जो कि हमारा एक प्रकार का ये ऊर्जा होता है। 38 एटीपी मिल करके ये ऊर्जा बना देते हैं, समझ रहे हैं बात। तो यही होता है कुछ आंतरिक श्वसन, ठीक ना।